नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके 12th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और मैं आपको बताता चलूं, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस चैप्टर के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, इस चैप्टर के टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। सर, हमने क्या कहा है? हमने कहा है कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक नया शब्द आया है जिसको आप लोगों ने क्या बोला है सर? रिकंसिलिएशन बोला है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझे कि इस रिकंसिलिएशन का क्या मीनिंग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। और अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोग प्रॉफिट निकालते हैं और जब भी आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट निकालते हैं, यानी जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट होता है और जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है वो कभी भी सेम नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जिनकी वजह से जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट है और कॉस्ट प्रॉफिट है वो दोनों डिफर करते हैं। अब जो एक मालिक होता है, ध्यान रखिएगा, जो मालिक होता है उसको इस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये जो डिफरेंस आया है प्रॉफिट के अंदर ये कैसे आया है और उसको कैसे मैच किया जाए। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को आपको रिकंसिलिएशन का नाम दे देना है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं सर, रिकंसिलिएशन का मीनिंग होता है आपको एक्सप्लेन करना है और आपको मैच करना है। सर, किसको एक्सप्लेन करना है, किसको मैच करना है? सर, आपके जो डिफरेंस आया है किसके बीच में, प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो आपका प्रॉफिट आया और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो आपका प्रॉफिट आया, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है ना, उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंस क्यों आया है और आपको मैच करके दिखाना है। ये जो क्या कहलाएगा, ये पूरा प्रोसेस आपका रिकंसिलिएशन कहलाता है। और याद रखिएगा, जब भी आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक आपका इंटीग्रल सिस्टम होता है, एक आपका नॉन इंटीग्रल सिस्टम होता है। इंटीग्रल सिस्टम के अंदर क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता है। वहां पर जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो कलेक्टिवली प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन जब जब आप लोग यहाँ पे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करेंगे ना, तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन नहीं होता है। माने कॉस्ट अकाउंट अलग से जाता है और फाइनेंशियल अकाउंट अलग से जाता है, जिसकी वजह से जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट बनता है और कॉस्ट प्रॉफिट बनता है वो दोनों जुदा जुदा होते हैं। उनके बीच में बुनियादी तौर पे कोई फर्क आ जाता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप लोग कह सकते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट है इज नॉट इक्वल टू द फाइनेंशियल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो किसको फाइंड आउट करने के लिए सर? डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए। समझ में आया? तो ये आपको एक बेसिक मीनिंग समझना है। सर, जब भी आप लोग रिकंसिलिएशन की बात करेंगे तो रिकंसिलिएशन का क्या मीनिंग रहेगा और कौन कौन से दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं। आपका कॉस्ट अकाउंट इन्वॉल्व होने वाला है और आपका फाइनेंशियल अकाउंट इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो ये आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा कि सर यहाँ पे दोनों के प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्यों आया, उसका रीजन बताना है और उसको मैच करके दिखाना है। यही आपका रिकंसिलिएशन होता है। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डिफरेंस अराइज ही क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कुछ और प्रॉफिट आता है और हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग कुछ और प्रॉफिट आता है। सॉरी, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी सिस्टम है ना, कि दोनों सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, ये दोनों सिस्टम अलग अलग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और अलग अलग पर्पज को जस्टिफाई करते हैं। जैसे सर आप एग्जांपल दीजिए, जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन जो मोटिव रहता है ना, वो इंटरनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना होता है। एक्सटर्नल यूजर के लिए बहुत कम केसेज में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करना होता है। लेकिन अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल जो आपके यूजर्स हैं उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि जो बाहर का बंदा है, एक्सटर्नल यूजर है, वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। जैसे अगर आपको कभी फंडिंग वगैरह की जरूरत हो ना, तो यानी कि आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को दिखा सके। यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, पर्पस बिल्कुल अलग हो गया है और दोनों को जो आपको एक तरीके से बनाने के जो प्रिंसिपल है ना वो भी डिफर करते हैं। बस यही दो कारण है जिनकी वजह से यहां पर जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट है और फाइनेंशियल प्रॉफिट है उनके बीच में बुनियादी तौर पे डिफरेंस आता है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है सर, अगर आप लोग मेन रीजंस की बात करते हैं, सर ऐसे ऐसे कौन से बुनियादी रीजन है जिनकी वजह से कॉस्ट प्रॉफिट के अंदर और फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस आता है, तो याद रखिएगा, आइटम अपीयर ओनली इन द
द फाइनेंशियल अकाउंट। कुछ ऐसे आइटम है जो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, उनको कॉस्ट बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सर ऐसे कौन कौन से आइटम है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया है या आपको रिसीव हुआ है, चाहे आप लोगों ने इंटरेस्ट पेड किया या रिसीव हुआ, ये केवल और केवल आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसी तरीके से अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है तो डिविडेंड रिसीव भी आपका केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप लोग सेल्स ऑफ एसेट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो वो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद जैसे अगर आप पेनल्टी की बात करते हैं, फाइन्स की बात करते हैं या डोनेशन की बात करते हैं, ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर्स है जिनको केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब देखिए बुनियादी तौर पे अगर ये पर्टिकुलर्स होंगे, अगर ये घटनाएं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके प्रॉफिट को ऊपर नीचे तो करेंगी। जैसे अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है डेटा जो आपका फिगर है वो तो डिफरेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ये एक बड़ा रीजन है कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अपीयर होते हैं। अब याद रखना कुछ ऐसे आइटम भी हैं जो केवल और केवल आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपीयर होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। सर इनका इफेक्ट क्या रहता है, सर इफेक्ट रहता है यहाँ पे इनकम क्या होगा, इंक्रीज करेगा जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो फाइनेंशियल प्रॉफिट को डिक्रीज कर देंगे। इन शॉर्ट में आप लोग समझिएगा, इनमें से जो आपने यहां पर पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा जस्ट ए मिनट, ये जो आपने पढ़ा है ना, यहां पर जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे वो आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे, और जितनी भी आपकी इनकम होगी वो आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। बहुत बुनियादी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे आइटम है जिनको आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, कॉस्ट बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले जो आपका नोटेशनल रेंट होता है वो केवल बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आता है। इसके बाद अगर आप लोग इंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो दोनों ऐसे आइटम है जिनको केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कुछ बुनियादी कारण है जिनकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट आता है और जो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट आता है उसके बीच में डिफरेंस पैदा हो जाता है, अंतर पैदा हो जाता है, और उसी अंतर की एक्सप्लेनेशन आपको देनी होती है और उसको मैच करके दिखाना होता है कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के माध्यम से, ठीक है। या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग यही होता है कि आपको एक्सप्लेन भी करना होता है और उस डिफरेंस को मैच भी करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बात है जिनको अगर आप लोग अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा एक और कारण हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी आप लोग ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। ओवरहेड के केस में मैंने काफी डिटेल में बताया था। तो अगर आपका ओवर एब्जॉर्प्शन होता है तो कॉस्ट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव को छोड़ दीजिए। अगर आपका अंडर एब्जॉर्प्शन होता है तो कॉस्ट प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाता है। बहुत बुनियादी बात है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे आइटम है, कुछ ऐसे कारण है, कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये केवल आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना है। कई बार आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकंसिलिएशन का क्या मीनिंग होता है और जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट है और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है एग्जैक्टली वो जुदा जुदा क्यों होते हैं, इसका कारण आपको देना, ठीक है। तो ये एक आपका अच्छा खासा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर लेके चलने वाला हूं जहां पर हम लोग काफी डिटेल में जाकर के आपके CSR को पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, यानी कि जब भी आपसे कहा जाए कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो यहां पर आपको दो डेटा गिवन हो सकते हैं, दो प्रोबेबिलिटी है। ध्यान रखिएगा या तो आपको प्रॉफिट गिवन होगा एज पर द कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या गिवन होगा, सर प्रॉफिट गिवन होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग होगा, या फिर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये वाला जो पार्ट है मैं सेकंड क्लास के अंदर कवर कराने वाला हूं। आज की क्लास के अंदर हम केवल इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जहां पर आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे अगर आपका प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर गिवन है तो उस केस में किस तरीके से आप लोग CSR रेडी कर सकते हैं और किस तरीके के सवालात अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस फॉलो होता है, यानी कि
अगर आपका प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंटिंग आएगा। और अगर आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका फाइनल आंसर आता है वो एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। छोटी सी बात है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सके। क्लियर? यहां तक आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका एक मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, जब भी आप लोग सीएसआर प्रिपेयर करते हैं सर, जब भी आप लोग कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं और आपको प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट गिवन है, पहला केस मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, आपको प्रॉफिट कौन सा गिवन है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग गिवन है, और आपको क्या तैयार करना है, सीएसआर तैयार करना है, तो आपको किसके बारे में सोचना है सर, आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचना है, फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचना। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, इंक्रीज होगा, और कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका सबसे पहले आपको सीएसआर रेडी करना है, प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग गिवन है, हमें सोचना किसके बारे में है सर, फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सोचना है। और फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट अगर आपका जिस कारण से ऊपर जाता है, यानी कि इंक्रीज होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसको आपको सीएसआर के पॉजिटिव के अंदर डाल देना है। और अगर आपका प्रॉफिट जिस कारण से नीचे आता है उसको आपको सीएसआर के नेगेटिव के अंदर डाल देना है। अगर आपने ये मेमोरी टेक्निक समझ ली ना, तो आप लोग दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को जो कॉस्ट रिकंसिलेशन से जुड़ा हुआ है उसको बड़े प्यार से, बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं, न केवल टैकल कर सकते हैं बल्कि उसको सोल्व भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, सर हमने किसकी बात की है, आपके सीएसआर की बात की है, कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको तैयार करना है, और जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो किसके अकॉर्डिंग गिवन है सर, ये प्रॉफिट आपको कॉस्ट अकाउंट वाला गिवन है। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है सर, हमें ध्यान ये देना है यहां पर सीएसआर रेडी करते वक्त ना आपको इस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। हमें किसके बारे में सोचना है सर, हमें आपके फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचना है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर होंगे जिनकी वजह से ये वाला प्रॉफिट या तो आपका इंक्रीज होगा या तो ये वाला प्रॉफिट आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, जिन कारण से आपका ये वाला प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, याद रखिएगा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसको सीएसआर के प्लस के अंदर डाल देना है, और जिन कारण से नेगेटिव हुआ है उनको सीएसआर के नेगेटिव के अंदर डाल देना है। ये छोटा सा मेमोरी टेक्निक है, अगर आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए लाइफ जस्ट ढींगा लाला, और आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। यही बात मैंने आपकी यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको एक मिनट के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए इस टेक्निक को। अभी ये आपका सीएसआर प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये असल में कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। अभी मैं कुछ वक्त में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, अब एक दो मिनट के अंदर हम लोग फटाफट से तमाम चीजों को एक तरीके से रिवाइज करेंगे ताकि हमें पता चल सके अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सर हमने पढ़ा रिकंसिलेशन का मीनिंग होता है आपको एक्सप्लेन करना है और मैच करना है जो आपका डिफरेंस आया है बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द जो आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, उसको मैच करने का जो कार्यक्रम है वो आपका रिकंसिलेशन कहलाता है। ये जो कारण है जिनकी वजह से या आप लोग कह सकते हैं व्हाट इज द मेन कॉज जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है, तो आप लोग कह सकते हैं दोनों ही सिस्टम के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर और फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या आता है, डिफरेंस पैदा हो जाता है। अगर आप लोग मेन डिफरेंस की बात करते हैं तो तीन कारण हम लोगों ने देखे। कुछ ऐसे कारण हैं जो केवल और केवल आपके फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐड किए जाते हैं, कुछ ऐसे रीजन हैं जो केवल और केवल आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐड किए जाते हैं, और एक केस हमने देखा ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड का। ये तीनों रीजन अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर प्रॉफिट के अंदर जो डिफरेंस पैदा होता है वो क्यों होता है। ठीक है, अब अगर आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो मैंने बताया जब भी आपको कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रेडी करना है तो आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर देखना है सर जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट किसके हिसाब से गिवन है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से गिवन है, तो आंसर आपका आएगा प्रॉफिट एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग। और दूसरा केस क्या है, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द फिनेंशियल अकाउंटिंग तो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग। इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, और मैंने बताया सबसे पहला केस आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहां पर आपको सीएसआर निकालना है यानी कि कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना है, और प्रॉफिट आपको गिवन है कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पस से, तो आपको सोचना है फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को लेकर के जो भी आइटम फिनेंशियल अकाउंटिंग के
के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा वो सीएसआर के प्लस के अंदर चला जाएगा, और जो डिक्रीज करेगा ना वो सीएसआर के माइनस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ये सीएसआर का प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये बात आपको यहां पे पता चलेगी जब मैं आपको यहां पे सीएसआर का मतलब क्या होता है, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का अभी फॉर्मेट समझाने वाला हूं। क्लियर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट के अंदर आपको सबसे पहले तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपने स्टार्ट किया है विद द कॉस्ट प्रॉफिट। मैंने बताया था कॉस्ट प्रॉफिट वाला आप लोग केस लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, एक पर्टिकुलर्स का रहेगा, एक अमाउंट प्लस का रहेगा, एक अमाउंट माइनस का रहेगा। क्लियर, एक अमाउंट प्लस का है, एक अमाउंट माइनस का है, ये बात आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेनी है। जस्ट ए मिनट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन होता है। सर क्या होता है, सर कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका प्रॉफिट गिवन है, तो मैं आपको बताता चलूं, जब भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन होता है उसको प्लस वाले के अंदर लिखना होता है। कई बार क्या होता है, यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको लॉस दे देता है, अगर आपको लॉस गिवन है तो आपको यहां पे नेगेटिव के अंदर माइनस करना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो प्लस वाले के अंदर आ जाएगा, अगर आपको कई बार लॉस गिवन होता है तो आपको माइनस वाले के अंदर मेंशन कर देना है। अब कुछ ऐसे आइटम है जो प्लस होंगे, कुछ ऐसे आइटम है जो माइनस होंगे। मैंने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो आइटम प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं वो सीएसआर के प्लस के अंदर चले जाते हैं, और जो डिक्रीज करते हैं वो सीएसआर के माइनस के अंदर चले जाते हैं। तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे आइटम है जिनको हमें ऐड करना होगा। ऐड कहां पे करना होगा सर, क्योंकि ये आइटम इंक्रीज करते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट को। फाइनेंशियल प्रॉफिट को अगर इंक्रीज करते हैं बच्चा, तो आप सभी जानते हैं हमें क्या करना होगा सर, इनको प्लस वाले आइटम के अंदर डालना होगा। जैसे सबसे पहले आपको गिवन है इनकम रिकॉर्डेड ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इनकम बढ़ गया, इनकम आपने रिकॉर्ड किया है, इनकम रिकॉर्ड किया है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो ये सीएसआर के किस साइड में जाएगा सर, पॉजिटिव साइड में जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको मेमोरी टेक्निक से याद करना। दूसरा देखिए, अगर आपने ओवर एब्जॉर्प्शन किया हुआ है ओवरहेड का, ठीक है, क्या किया हुआ है, ओवर एब्जॉर्प्शन किया है ओवरहेड का, तो ये भी प्लस के अंदर जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हायर इन द फाइनेंशियल अकाउंट। अगर आपने कम आपका फाइनेंशियल स्टॉक है और आपने ज्यादा दिखाया तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ये कहां पे जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अब याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे आपका ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड है तो ये आपका प्लस साइड में गया है। अगर आपको दिखे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड तो ये माइनस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग क्लोजिंग स्टॉक को आप कम दिखाते, शॉर्ट दिखाते हैं तो ये भी माइनस के अंदर जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हायर दिखाते, ज्यादा दिखाते हैं तो ये कहां पे चला जाएगा, प्लस के अंदर, क्योंकि ये ज्यादा, ये आपका क्या कर रहा है, प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, आपका जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है वो आपने चार्ज किया है लेस इन द फाइनेंशियल बुक, यानी कि जो डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा था आपने चार्ज कम किया है। अगर आपने डेप्रिसिएशन कम काटा है तो ऑब्वियस सी बात है इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो ये सीएसआर के पॉजिटिव साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मैंने आपके 3-4 आइटम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, कौन कौन सा है सर, इनकम रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा क्या पढ़ा हमने, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड्स को पढ़ा है, तीसरा हमने क्लोजिंग स्टॉक हायर इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ा है, और चौथा हमने डेप्रिसिएशन चार्ज लेस इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ा। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, जो जो आइटम आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे वो प्लस के अंदर, जो डिक्रीज करेंगे वो माइनस के अंदर। ये टेक्निक आपको याद रखनी है। अगर आप ये टेक्निक याद रखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना। अब यहां पे सेकंड जो चीज आएगी सर, अभी हमने पढ़ा, क्या करेंगे, लेस आइटम डिक्रीज द फाइनेंशियल प्रॉफिट। मैंने बताया था ना, ऐसे आइटम जो आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उनको लेस कर देना। जैसे आपके एक्सपेंस है, आपने रिकॉर्ड किए हैं केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। जब आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, या एक्सपेंस जो भी होता है ना, वो आपकी इनकम को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी डिक्रीज होता है, और ये कहां पे चला जाएगा, आपके नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा, जो मैंने मेमोरी टेक्निक बताया था उसके हिसाब से। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग अंडर एब्जॉर्प्शन, मैंने बताया था ओवरहेड का अंडर एब्जॉर्प्शन आंख बंद करके नेगेटिव साइड में लिख देना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखाया है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ज्यादा दिखाया है तो प्लस साइड में, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दिखाया है तो कहां पे आ जाएगा, नेगेटिव साइड में आ जाएगा। और अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ज्यादा इन द फाइनेंशियल अकाउंट तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ये कहां पे चला जाएगा सर, आपका नेगेटिव साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन था एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मैंने आपको पहले क्लियर किया था, जब भी आपको
जो आपका प्रॉफिट है वो गिवन होता है किसके अकॉर्डिंग सर, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो लास्ट में आपका प्रॉफिट आएगा एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। प्लस वाला आ जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग चाहे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां तक आपको करना है जहां तक मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। तो यहां तक मैंने काफी हद तक आपको क्लैरिटी करने की कोशिश की है। इस फॉर्मेट को आपको समझना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अगर आप लोग सीएसआर के क्वेश्चन को टैकल करना चाहते हैं, 5वीं यूनिट के अंदर आपका सीएसआर पढ़ाया जाता है और अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझते हुए प्लीज प्लीज आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो सीएसआर का जो आपका एक तरीके से फॉर्मेट है वो आपको समझ में आ गया होगा। इन द केस ऑफ एंड द प्रॉफिट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जो टॉपिक से जुड़े हुए न्यूमेरिकल किस तरीके के पूछे जाते हैं, इस मुद्दे पर मैं अभी आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, सर आपका इलिस्ट्रेशन गिवन है। इलिस्ट्रेशन के अंदर क्या कहा गया है, फॉर्म द फॉलोइंग फिगर, प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिखा ना, आपको क्या तैयार करना है सर, आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या गिवन है। सबसे जरूरी बात है सर, आपको नेट लॉस गिवन है। अब ये वाली जो क्वांटिटी, ये जो आपकी टर्म है ना, इसको आपको एक बार छोड़ देना, ठीक है। नेट लॉस को छोड़ देना है। आपको शुरू करना है कॉस्ट रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। आपको नेट लॉस गिवन है, मैंने बताया था कई बार प्रॉफिट गिवन हो सकता है, कई बार लॉस गिवन हो सकता है। तो जब भी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्लस में आ जाएगा, और अगर आपको लॉस गिवन है तो माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका 1,72,400 है, ये सीएसआर के नेगेटिव के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप लोग देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, पर्टिकुलर लिखा है, प्लस लिखा है, माइनस लिखा है। सबसे पहले ध्यान देंगे तो मैंने क्या लिखा है सर, आपका लॉस एज पर द कॉस्ट शीट, और मैंने माइनस की साइड लिखा है, ठीक है। समझ में आई इतनी बातें, ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्किंग ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन द कॉस्टिंग। याद रखिएगा, जब भी आप लोग वर्किंग ओवरहेड की बात करते हैं, जिनको आपने रिकवर किया है इन द कॉस्टिंग, इसका मतलब ये होता है ये आपके प्रॉफिट को डाउन करता है, एक तरीके से एक्सपेंस की तरह काम करता है। तो ये कहां पे चला जाएगा सर, नेगेटिव साइड में चला जाएगा। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, वर्किंग ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, ये कहां पे जाएगा सर, नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको केवल और केवल याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग टेक्निक से हैंडल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। आगे देखिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यानी कि एक्सपेंस दिया हुआ है, रिकवर्ड इन एक्सेस, यानी कि आपने क्या किया, आपने जो आपका ओवरहेड है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर रिकवर कर लिया है। और मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप लोग एक्सेस अमाउंट के अंदर ओवरहेड को रिकवर करते हैं तो सर वो आपका क्या करेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई आपको उसको कहां पे मेंशन करना है सर, प्लस साइड के अंदर मेंशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या क्या मेंशन हो गया सर, 3120 मेंशन हो गया, 1700 मेंशन हो गया है। आगे देखिए आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज इन द फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर कितना है सर, 11,200 है। और डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन द कॉस्टिंग कितना है सर, आपका 12,500। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा आपका डेप्रिसिएशन है एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगर आपको याद हो, अगर आपका कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा डेप्रिसिएशन अगर आप लोग दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है सर। अगर आप लोग 12,500 में से अगर आप लोग यहाँ पे सॉरी 12,500 में से 11,200 माइनस करते हैं, अगर आप लोग कर लीजिएगा तो करीब करीब 1,300 का डिफरेंस आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ध्यान रखिएगा, 1,300 का जो डिफरेंस है ना, इसकी वजह से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है कॉस्टिंग के अंदर वो ज्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कम है। अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपने डेप्रिसिएशन कम किया है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ गया तो ये अमाउंट कहां पे जाएगा सर, प्लस साइड के अंदर जाएगा। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आपका डेप्रिसिएशन शॉर्ट हुआ है वो कहां पे आ जाएगा सर, 1,300 प्लस साइड के अंदर आ जाएगा। इज इट क्लियर? बेहद आसान है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे अगर आप लोग चलते हैं तो आगे आपको क्या गिवन है, जस्ट ए मिनट में इसको साफ कर देता हूं। ये सब आगे आपको क्या गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूड इन द कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग के अंदर आपने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं किया है, आपको इंटरेस्ट क्या हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स, मिल चुका है। अब इंटरेस्ट मिला है तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा मिला है, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसको पॉजिटिव साइड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप लोग आगे बात करते हैं तो आगे ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। अब आपने क्या किया है, ऑब्सोलेंस लॉस है जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट डिक्रीज होगा ना तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, नेगेटिव साइड में चला जाएगा। तो देखिए जो 5700 अमाउंट है वो कहां पे चला गया, नेगेटिव साइड के अंदर चला गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, इनकम टैक्स। सब इनकम टैक्स आप लोग पे करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट डाउन होता है, प्रॉफिट डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो अमाउंट है ये कहां पे चला जाएगा, ये आपका नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। तो देखिए इनकम टैक्स कहां पे चला गया, आपका नेगेटिव साइड के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर
बैठा लेना है। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल बुक, आपका बैंक इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट आपका क्या करता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करता है मतलब ये किस साइड में चला जाएगा सर, आपका प्लस साइड में चला जाएगा। तो देखिए बैंक इंटरेस्ट कहां पे आ गया सर, प्लस साइड में आ गया। ठीक है, आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। एक दो बार आप लोग लेक्चर देखेंगे ना तब चीजें आपको क्लियर होंगी, रादर देन आपको डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। 2-3 बार लेक्चर को रिवाइंड करके देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, इतना मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग आगे बात करते हैं, स्टोर एडजस्टमेंट है क्रेडिट इन द फाइनेंशियल बैंक की फाइनेंशियल बुक के अंदर कितना है 475। तो जो भी आप लोगों का स्टोर एडजस्टमेंट होता है वो प्लस ही करता है, तो ये क्या पे आ जाएगा, प्लस साइड के अंदर आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल आपको क्या गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑफ द स्टॉक चार्ज इन द फाइनेंशियल बुक कितना है 6750 है। तो डेप्रिसिएशन अगर आपने फाइनेंशियल बुक के अंदर चार्ज किया है तो ये क्या करेगा, डेप्रिसिएशन आपकी प्रॉफिट को डाउन करता मतलब नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जोन सा साइड आपको ज्यादा बड़ा दिखता है ना उसको प्लस करना है। 1,72,400 है, उसके बाद आपको क्या गिवन है सर, आपको 3120 गिवन है, 5700 गिवन है, आपका 40,300 गिवन है, 6,750 गिवन है। सबको अगर आप लोग टोटल करते हैं तो आपका बन जाता है 2,28,270। क्लियर, ये आपका अमाउंट आ गया है। अब आपको क्या करना है, सेम अमाउंट यहां पे मेंशन कर देना। ठीक है, अब ये जो 2,28,270 आया है इसके अंदर से जो नेगेटिव टर्म्स है, जैसे आपका ये वाला डेटा हो गया और ये वाला डेटा हो गया, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास एक अमाउंट आएगा 2,16,045 का। अब ध्यान रखिएगा ये कहां पे आया, लॉस एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द कॉस्ट अकाउंट, तो आपका आंसर आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो आपका प्रॉफिट है एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का गिवन है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन नहीं था, लॉस एज पर द कॉस्ट अकाउंट था। तो याद रखिएगा यहां पे आपका क्या आएगा, लॉस एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट का है तो फाइनेंस के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर आप लोगों का लॉस है ना, ये ध्यान रखिएगा, लॉस अगर आपका नेगेटिव साइड से स्टार्ट हुआ है ना तो ये वाला आपका पॉजिटिव साइड के अंदर खत्म होगा। ठीक है, ये आपका अल्टरनेट में चलता है। और यही बात लॉस एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट आपको क्वेश्चन के अंदर इनिशियल लेवल पे दिया गया था 2,16,045। देखिए कितना है 2,16,045। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर हमने जो क्वेश्चन किया है ना वो 100% सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, जब भी आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर केवल और केवल आप इस मेमोरी टेक्निक को याद कर लेंगे ना तो भी आप लोग तमाम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये पहला लेक्चर जो आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है जो कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।